हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस का पहला टेस्ट होगा। तो जैसे यूपी आयोग आप सभी के रियल पेपर में 38 सवाल के जीके पूछेंगे और जिन जिन विषय सवाल पूछेंगे वैसा ही टेस्ट फॉर्मेट आज के इस सेशन में आप सभी का पूरा होने वाले हैं। आपको एक फील होगा कि आप जैसे रियल पेपर में बैठ के 38 सवाल जीके का टेस्ट दे रहे होंगे ना, वैसे प्रश्न आज के इस सेशन में आप सभी का होने वाले हैं। एक आपको फील मिलेगा कि आप परीक्षा में बैठकर ये प्रश्नों को हल कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को आप जांच रहे होंगे कि आपकी तैयारी इस टाइम कैसे चल रही है केवल जीके में, क्योंकि 76 नंबर की जीके के सवाल आ रहे हैं। ओके, तो साथियों ये टेस्ट आपके लिए अनिवार्य है और इस टेस्ट को पूरा दीजिए। ये टेस्ट मात्र केवल 10 मिनट का होने वाले हैं। तो यदि आप सभी का टारगेट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 है तो आप 10 मिनट तो दे ही सकते हैं, उससे ज़्यादा का यह टेस्ट नहीं होगा। ओके, जैसे आप सभी का पेपर होगा भारतीय इतिहास से, भारतीय भूगोल से, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, सामान्य विज्ञान से, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, उसके बाद समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर से। इस टेस्ट में पूरे 38 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न सही करने में 2 नंबर यानी 76 नंबर का पूरा टेस्ट होगा। यह परीक्षा केवल 10 मिनट की होगी। ध्यान रखिएगा, आप सभी को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। परीक्षा में पूरे 38 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। नकारात्मक अंकन नहीं होगा यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, लेकिन केवल हिंदी भाषा में यह टेस्ट फॉर्मेट आप सभी का होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टेस्ट होने वाले भाई। तो 38 सवाल को हल करिए और अपनी तैयारी को जांचिए और यूपी आयोग का एक एक प्रश्न को देखिए कैसा आप सभी से पूछने वाली है आपके रियल पेपर में। ओके, तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो भाई लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, जरूर स्कोर बताइएगा कि पहले टेस्ट में आप सभी का कितना स्कोर बना। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न, किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? पहला ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बताइएगा किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में कहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था? तो साथियों कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में कहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था? मद्रास में, वर्धा में, पटना में या लखनऊ में? तो याद रखिएगा, वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नायाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो साथियों किस जलप्रपात को भारत का नायाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तीरथगढ़ को, अमृतधारा को, चित्रकूट को या मांडवा को? तो किस जलप्रपात को भारत का नायाग्रा जलप्रपात कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को, 6ठी को, 7वीं को या 8वीं को? तो ध्यान रखिएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अपना स्कोर भी गिनती करते चलेगा साथ में। ओके, भारत में गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किसके द्वारा दी जाती है? भारत में गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किसके द्वारा दी जाती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा दी जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो इसे हम जानते हैं डीपीएसपी के नाम से। आर्टिकल ये 36 से 51 के बीच में है, पार्ट 4 में यानी भाग 4 में शामिल है। इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को,
विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों जो विक्टोरिया झील है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस वेद में आर्यों के निवासी को आर्यावर्त कहा जाता है? तो साथियों किस वेद में आर्यों के निवासी को आर्यावर्त कहा जाता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है? धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति के सहमत से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या 389 थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले भाई सबसे पहले ये आप 10 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए। भाई आप सभी को इसमें 1500 नए सवाल मिलेंगे, जिसमें जीके के 38 सवाल मिलेंगे, रीजनिंग के पूरे 55 सवाल मिलेंगे, उसके बाद मैथ के पूरे 38 सवाल मिलेंगे, हिंदी के पूरे 37 सवाल मिलेंगे। जैसे एक सेट में आप सभी का पूरा पेपर होता है वैसा ही पेपर आपको इस टेस्ट में मिलेगा। एक तरह का फील होगा कि आप रियल जैसा एक टेस्ट को सॉल्व करें। आप एक टेस्ट को ओपन करेंगे जब से आप सभी का पूरा 150 सवाल तैयार नहीं हो जाएगा तब तक आप उसे ओपन नहीं करेंगे। हमने आपको टारगेट दिया है कि आप इसे लेकर 16 मई तक आपको समाप्त करना है। ओके, इसके अलावा हम आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर का। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, और मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तुरंत। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? तो साथियों भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? तो वर्ष 1921 को बोला जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 18वीं शताब्दी के भारत में किसे कर्नल क्लाइव का सीआर कहा जाता था? तो साथियों 18वीं शताब्दी के भारत में किसे कर्नल क्लाइव का सीआर कहा जाता था? अमित चंद को, जगत सेठ को, मीर जाफर को या मीर कासिम को? तो बताइए कर्नल क्लाइव का सीआर किसे कहा जाता था? तो मीर जाफर को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन के द्वारा पेशी क्या उत्पन्न करती हैं? हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन के दौरान पेशी क्या उत्पन्न करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। लगातार ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली, जब तक कि आपका एग्जाम 10 जून को समाप्त नहीं हो जाती है। तो पहले आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ठीक है। भारत में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में विधान परिषद के यदि आप सभी को सदस्य बनना है तो आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए कि 30 वर्ष कि 35 वर्ष कि 21 वर्ष? कितने होने चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब से शुरू हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 2002 से शुरू हुआ था, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। एक और भाई 15 नंबर का ये तो सवाल आ गया। भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी जो फेमा है कब पारित किया गया था? बताइए, भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1999 में, 1991 में, 1997 या 2000 में? तो 1999 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। अमेजन की क्लाउड आधारित वॉयस सर्विस का नाम क्या है? अमेजन की जो क्लाउड आधारित वॉयस सर्विस है इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा एलेक्सा है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों 1875 में मोहम्मडन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अलीगढ़ में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? तो कौन सा हिमनद ही जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? भिल्लन है, मिलाम है, थजीवास है या पुरुई है? तो याद रखिए जो मिलाम है ना, ये हिमनद जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है, ये स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो जैसे पहला ही देखिए, जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है ना, ये तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है। यही विभाग आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, पहला ऑप्शन, तो राइट आंसर भी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें केसरिया रंग होता है ना, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति और साहस का, सत्य और साहस का, प्रजनन और वृद्धि का, या ताकत और सच्चाई का? तो किसका प्रतिनिधित्व करता है भाई केसरिया रंग? तो ये शक्ति और साहस का करता है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे? तो साथियों न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे? तो पूरे 56 तत्व मौजूद थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताएंगे आप सभी लोग? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, तो साथियों जैसे आज आपका जीके का टेस्ट हो गया ना, कल आप सभी का हिंदी का टेस्ट हो जाएगा, तो तैयार रहेगा, इसीलिए कह रहे हैं नोटिफिकेशन आप ऑन करिए, ठीक है, और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, किस भारतीय राज्य को 20 मई 2025 तक आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया था? किस भारतीय राज्य को 20 मई 2025 तक आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया था? तो मिजोरम राज्य को किया गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? तो साथियों कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया, ये बिहार में स्थित नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में बॉम्बे योजना कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? बताइएगा, भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में बॉम्बे योजना कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो पूरे 2 भागों में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? तो साथियों कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? तो जूल का नियम है, या ओम का नियम, या फैराडे का नियम, या न्यूटन का नियम? तो याद रखिएगा जूल का नियम है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रा स्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो साथियों गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रा स्फीति का एक प्रकार नहीं है इनमें से? जैसे द्रुत मुद्रा स्फीति है, लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति नहीं है, तो यही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से किस शहर में सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र भारत में स्थित है? बताइए किस शहर में सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र भारत में स्थित है? तो ये प्रयागराज शहर में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, हल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो तमिल कवियों का संघ या मंडल था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, 2 वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? 2 वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, या अभिकेंद्री बल क्या बोलते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र यानी बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? तो किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग को माना जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
ब्यूनर्स आयर्स में, बोगोटा में, ब्रिजटाउन में या ब्रुसेल्स में? तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, तेलंगाना या असम में? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? बताइए। ब्रिक्स में ही 5 देश आते हैं, BRICS। कौन कौन से? जैसे देखिए 3 तो ऑप्शन में दे रखा है, जैसे R से रूस हो गया, B से भारत, नहीं B से ब्राजील होता है एक, I से इंडिया होता है, R से रूस हो गया और S से साउथ अफ्रीका हो गया, C से चीन हो गया, लेकिन भूटान नहीं होता है भाई। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त मेरे ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश के जिलों में से कौन सा नेपाल देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। जैसे कि आपका एक गोरखपुर भी होता है भाई, तो इसमें श्रावस्ती नहीं करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्या सवाल दिया है कि उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती तो करता है ना भाई, कुशीनगर नहीं करता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेंगे। ध्यान रखिएगा भाई, कुशीनगर नहीं करता भाई नेपाल के साथ सीमा साझा। ठीक है, इसको आप सही करिएगा, नंबर आपका इसमें नहीं कटा है। ठीक है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीप कहा था? तो भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीप कहा था? तो दोस्त मेरे श्रीलंका को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट सवाल आज के इस टेस्ट फॉर्मेट को हल करिए। जल दापड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो साथियों, जल दापड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान देश के साथ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों बताइए कि 38 सवाल में से आप सभी कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हुआ होगा और समझ में आया होगा और आप सभी को उत्तर मालूम होगा। लगभग बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर बना? कोई दिक्कत नहीं, आपका कितना भी स्कोर बना, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये पहला टेस्ट था, अभी तो आपको पूरे 1 महीने टेस्ट देना है। ठीक है, आज 8 तारीख है भाई, आज से ठीक 1 महीने बाद आपका पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो साथियों इसी तरह आप पूरे टेस्ट को लगाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए और हर एक क्वेश्चन को आप तैयार करिए अपने एग्जाम से पहले। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत अपने पेपर में जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं एक और नए टेस्ट के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।